कोई लालच था आंदोलनों में जाने का, तो मैं आपको बता दूं, मैं बार बार कहता हूँ, निस्वार्थ भाव से अपनी छोटी सी पूंजी के साथ 100-125 रुपये के साथ मैं आंदोलनों में जुड़ता था। मेरा घर का बैकग्राउंड, मेरे पास कोई धन दौलत नहीं है, मैं जिस घर में रहता हूँ उसकी छत भी नहीं है। और वही बीजेपी के लोग आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा, मतलब एक गलत मैसेज फैला रहे हैं कि आप पैसे लेते हैं, तो आप उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? अगर वो मुझे कहते हैं कि मैं कांग्रेस का एजेंट हूँ और मैं पैसे लेके आता हूँ, तो ये उनकी अपनी समझ है और यह उनकी अपनी असहमति है, और लोकतंत्र में इसकी जगह होनी चाहिए। तो मैंने ये कहा था कि बार बार कि मुझे किसी की दया और दान मत दीजिए, मुझे अपना प्यार दीजिए। हम सब मिलकर एक बेहतर भारत की सोच में अपना योगदान देते हैं, जहाँ करप्शन ना हो, शोषण ना हो, नशा ना हो, सांप्रदायिकता ना हो। ये बार बार कहा। तो किसी को लगता है कि मैं पैसे के लिए, या मैं कोई भी व्यक्ति आंदोलन से जुड़ता है पैसे के लिए, तो मुझे लगता है कि उसके पास सोचने और समझने की बुद्धि नहीं है। मैं अकेला चलूँगा बेहतर है, क्योंकि मेरे में पढ़ा लिखा नहीं, मेरे पास कोई स्थायी काम नहीं, एक मेहनतकश आदमी हूँ और तमाम भारतीयों की, मतलब और मेहनतकश लोगों की तरह। तो मैं ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो कमाने धमाने से ही सब कुछ होना है, और मैं कमाता हूँ, रेडी वेडी लगाता हूँ। ये चीज़ें सोशल मीडिया पे भी है और मैं वहीं से आता हूँ, तो मैं यही करता हूँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो जब मोहम्मद इरफान इस तरह बोलते हैं और वायरल है, कहीं से डर लगता है इस सरकार में कि लोग आईटी सेल पीछे पड़ जाएगा, बजरंग दल के लोग घूम रहे हैं, सरकार एफआईआर करा देगी, जेल भेज देगी, इस तरह का भी डर लगा? देखिए, डर स्वाभाविक होता है जीवन में। शारीरिक पीड़ा जब शरीर पे बीतती है ना, तो आंखों पे आंसू भी आते हैं और चेहरा मायूस भी हो जाता है और हाव भाव बदल भी जाते हैं। लेकिन मैं डरूं क्यों? आपका कहने का सवाल है तो घर कैसे चलता होगा? तो मेरे घर में मेरे भाई हैं, मेरे पापा हैं, माता पिता हैं, उनका बड़ा मुझ पर प्यार है, और मेरे घर में बर्फ़ का काम है, और मैं रेडी भी लगाता हूँ, हाल फिलहाल में नहीं लगा रहा। तो मैं चीज़ें मैनेज कर लेता हूँ। मैंने शादी भी नहीं कर रखी कि पर्सनली मेरा कोई अपना, मैं परिवार के साथ रहता हूँ, तो पर्सनली ऐसा कोई मुझ पर शारीरिक या मानसिक तो दबाव है नहीं कि नहीं भाई आप बीवी बच्चे छोड़ के कहाँ आंदोलन में जा रहे, तो परिवार बच्चे बच्चे कौन देखेगा। अभी मैं एनआरसी आंदोलन में था, मैं अन्ना आंदोलन में भी था, मैं अन्ना आंदोलन में भी था, मैं एनआरसी आंदोलन में भी था, और अन्ना आंदोलन में आप थे? अन्ना आंदोलन में मैं था। अगर पेपर लीक हुआ, छात्रों ने कॉल दी कि हम अपनी बात रखेंगे, सरकार चाहे तो सरल तरीके से अपने स्तर पे, किसी भी स्तर पे, शासन प्रशासन के स्तर पे प्रदर्शनकारियों से बात कर सकती है, चर्चा कर सकती है, अपनी असहमति को दूर कर सकती है। लेकिन सीधे आके ये कह देना कि दहशतगर्दों की बी टीम है या डब्ल्यू गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, तो ये हिंसात्मक बात है, ये समाज में विभाजन पैदा करती है। सुनते हैं गरीबों की, जो मुखिया इस देश के, वो गरीबों की सुनते हैं, गरीबों की पीड़ा को समझते हैं? वो उन्होंने कहा कि मैं गरीबों की सुनता हूँ, उन्होंने कहा मेरी मन की सुनिए, मैं अपनी मन की बात करता हूँ। इरफान के लिए अपनी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ इस देश की मेहनत कश आबादी जो खेत खलियानों में है, बाग बगीचे बागवानों में है, फैक्ट्री कारखानों में है, जो ये आपके जोमेटो, स्विगी और फ्लिपकार्ट के हमारे ये जो ऑनलाइन वर्कर बाइक लेके गली गली आपको सेवा दे रहे हैं, ओला उबर ड्राइवर हैं, हर मेहनत कश वह आदमी जो ज़िंदगी में उम्मीद और सपने रखता है, कहीं ना कहीं छोटी ही, अपने बच्चों के लिए बेहतर सपने देखता है, मैं उसी आबादी का हिस्सा आता हूँ, उसी में से आता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि उन सबको एक स्वाभिमानी और बेहतर जीवन देने की पूरी कोशिश की जाए। उन्होंने कहा कि मैंने चाय बेची और मैं गरीब परिवार से आता हूँ, और मैंने इस बारे में कई बार कहा है। अगर वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुँचे हैं तो ये कोई बुरी बात तो है नहीं, और वो देश के मुखिया भी हैं। लेकिन आप अगर गरीब परिवार से आए हैं तो आपको पता है कि गरीबी की जो पीड़ा है वो नरक से कम नहीं है। तो आप भाई क्या कर रहे हैं उन गरीबों के लिए? 2 फेवरेट नेता बताइए अपने। पहले तो एक था, अब 2 हो गए। बताइए। उसकी वजह भी पूछ लीजिएगा, राहुल गांधी और जोसेफ थलापति। विजय तत्व, दोनों की वजह भी बता दीजिए आप। राहुल गांधी की वजह यह है कि राहुल गांधी ने बहुत कुछ सहा है, उतना हम और आप नहीं सह सकते। विजय थलापति की बात इसलिए, तमिल तो मैं जानता नहीं, लेकिन उनके काम जिस तरीके से वो आए और उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो काम किए, स्वाभिमान, महिला सुरक्षा स्वाभिमान के लिए जो काम किए, वो आपको मालूम है। दिल्ली में हुए प्रोटेस्ट में वैसे तो तमाम चीजें इंटरनेट पे वायरल हुई,
तरह तरह की किस्से कहानियां, तरह तरह के संघर्ष, तरह तरह के मीम्स, बहुत कुछ वायरल हुए। इतना कुछ वायरल हुआ कि पीएम मोदी को आधी रात को आकर इंस्टा रील बनानी पड़ी और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तक दिलाना पड़ा। वो सरकार जो घुटने टेकने में यकीन नहीं रखती है, जंतर मंतर की भीड़ ने इस सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस बीच एक शख्स इंटरनेट पे बहुत वायरल हुआ, इंटरनेट सेंसेशन कह सकते हैं, मोहम्मद इरफान, जो इन दिनों मीडिया में, सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए। मोहम्मद इरफान हमारे साथ मौजूद हैं, जो अब अपनी नई यात्रा पे हैं, अपना यूट्यूब भी स्टार्ट कर चुके हैं, तमाम मीडिया संस्थानों में इनके इंटरव्यू छप रहे हैं। लेकिन हम इनसे कुछ वो सवाल जानेंगे, जिंदगी के वो किस्से जानेंगे कि इरफान यहाँ तक कैसे पहुँचे। क्या इरफान, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपने कभी सोचा था कि एक दिन इस मुकाम पे पहुँच जाएंगे कि लोग आपके इंटरव्यू के लिए परेशान होंगे, आपको कॉल आएंगे और एक तरह से लाइन लगी होगी, तो कभी आपने ये सोचा था? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को और पूरे देश को मेरा जय श्री कृष्ण, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। मैंने कई बार अपने बारे में सब कुछ बताया कि मैं एक लंबे समय से अलग अलग टाइम पे अलग अलग वजहों को लेके मैं संघर्ष में था और मैं स्कूल नहीं गया ठीक ठाक, मतलब स्कूल नहीं गया उस तरीके का, मतलब स्कूल गया ही नहीं। प्रथम आंगनवाड़ी में बैठ के थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ना सीखी और संघर्ष में रहने के बाद लोगों में रहा, सोच और विचारों में रहा, बात चीज़ों को समझने लगा और बोलने लगा। और मैं, किसी को लगता है कि मुझे किसी कोई लालच था आंदोलनों में जाने का, तो मैं आपको बता दूं, मैं बार बार कहता हूँ, निस्वार्थ भाव से अपनी छोटी सी पूंजी के साथ 100-125 रुपये के साथ मैं आंदोलनों में जुड़ता था। मेरा घर का बैकग्राउंड, मेरे पास कोई धन दौलत नहीं है, मैं जिस घर में रहता हूँ उसकी छत भी नहीं है। अगर बिल्कुल पूरी तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी के, मतलब एक जिज्ञासा से जुड़ने की कोशिश, कुछ समझने की कोशिश। और हम सरकार विरोधी नहीं हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष विरोधी नहीं हैं, हम शोषण विरोधी हैं। हम सबसे पहले तो आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं और जो आपका रहने का घर है उस घर में कितने लोग रहते हैं, कितने कमरे का घर है, ये थोड़ा सा बताइए। मेरे घर में फ़िलहाल में हम में 2 भाई हैं, अभी 2 बहनें। अभी फ़िलहाल में जो शादी वादी हो गई वो अलग रहते हैं, तो वो अपनी अपनी ज़िंदगी में है। लेकिन हम 2 भाई और 2 बहनें और 2 मम्मी पापा और मेरे भाई की घरवाली, हम इतने लोग रहते हैं। और मैं और मेरे पापा उस कच्चे मकान में रहते हैं जिसकी वीडियो आपने देखी है। और बाकी लोग, अभी 2 महीने पहले मकान बनाया मेरे छोटे वाले भाई ने, अपनी घरवाली की थोड़ी बहुत चीज़ थी ले दे के वो मकान बनाया है, जिसमें ऊपर मेरी मम्मी बहनें रहती हैं, नीचे मेरा भाई और घरवाली रहता है। ये है। तो ये जो एक दुनिया है, दिल्ली को आप देखते होंगे तो एक चमचमाती दुनिया है। सड़कों पे आलीशान कारें जा रही हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े लोगों के ख्वाब हैं। क्या कभी आपने सोचा होगा कि इस दिल्ली में कभी आप चमचमाती कार में चलेंगे, एक आलीशान सा घर होगा, आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएंगे? देखिए, ये मैंने शादी नहीं करी तो बच्चे वाली तो बात नहीं। और पर मैंने बार बार कहा है कि मेरा व्यक्तिगत जीवन में कुछ मुझे बदलना या मुझे धन दौलत या चीज़ें पहले दिन से मैं कहते आ रहा हूँ, तो ऐसा तो मैंने कभी वो चीज़ें नहीं रही। और जैसा कि मेरा मिलाप पे अकाउंट देखा होगा, तो जैसे मैंने बार बार कहा, तो अजीत अंजुम सर और बहुत तमाम लोगों ने बोला कि देख, घर की कंडीशन आपकी ठीक नहीं है और आप पिछले 15 सालों से ये चीज़ें रही हैं। तो मेरा एक मिलाप पे अकाउंट खोल दिया, कुछ धन, कुछ आर्थिक मदद के लिए, कि घर में 2 बहनें हैं, मेरी जवान बूढ़े माँ बाप है और मैंने तो शादी नहीं करी, तो कुछ छोटी सी एक रकम मेरे परिवार को जो है, जिससे कि कुछ जिम्मेदारियां हल हो जाए, वो चीज़ें रहीं। जैसे कि आप तमाम इंटरव्यू में बताते हैं कि आप CA/NRC के प्रोटेस्ट में गए, महिला पहलवानों के प्रोटेस्ट में गए, जंतर मंतर पे गए, तो आपको लेके लोग कह रहे हैं, जो आपका विरोध करने वाले, कि आप एक आंदोलन जीवी हैं, सिर्फ आप आंदोलनों में जाते हैं चूंकि आपको पैसा मिलता है। इस पे क्या कहेंगे, जो आरोप लग रहे हैं आप पे? बिल्कुल ठीक कहा, ये सवाल आपको पूछना चाहिए था। मेरे दिल की खुशी को, मेरी वो जो अधूरेपन को पूरा कर दिया। मैं बतौर भारतीय आंदोलनों में अपनी असहमति रखने के लिए जाता था और ये मेरा मौलिक अधिकार है। और किसी को लगता है कि आंदोलनों में पैसे से जाया जाता है, तो इन आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से ये बातें बार बार मुझसे पूछी गई। उस टाइम जब मैं वायरल भी नहीं था, मीडिया में ये चीज़ें हैं कि कुछ लोग आपको आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो लेते क्यों नहीं हो आप?
आप बेहतर कीजिए और ज़िंदगी में बेहतर आपके पास थोड़े से आप संपन्न होंगे, मजबूत होंगे आर्थिक रूप से, तो आप और बेहतर तरीके से आवाज़ उठा पाएंगे। तो मैंने ये कहा था कि बार बार कि मुझे किसी की दया और दान मत दीजिए, मुझे अपना प्यार दीजिए। हम सब मिलकर एक बेहतर भारत की सोच में अपना योगदान देते हैं, जहाँ करप्शन ना हो, शोषण ना हो, नशा ना हो, सांप्रदायिकता ना हो। ये बार बार कहा। तो किसी को लगता है कि मैं पैसे के लिए, या मैं कोई भी व्यक्ति आंदोलन से जुड़ता है पैसे के लिए, तो मुझे लगता है कि उसके पास सोचने और समझने की बुद्धि नहीं है। अगर मेरे पास पैसे के लिए होता तो यार मेरे इतने लंबे सफ़र में, तो मैं जहाँ सलम में, मैं सावधा में रहता हूँ, जहाँ मैं सावधा में रहता हूँ, वो एक सलम बस्ती है, वहाँ सब एक दूसरे से वाकिफ़ हैं, एक दूसरे से जानकार हैं। तो मैं कैसा जीवन जीता हूँ, मेरी ज़िंदगी की सच्चाई क्या है, वहाँ के लोग भी बता सकते हैं। लेकिन जब आप एक स्लम से इरफान निकल कर आते हैं और सिस्टम से सवाल करते हैं, हुक्मरानों से सवाल करते हैं, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार की बात करते हैं, वो तमाम भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करते हैं जो सरकारी दफ्तरों में होता है, तो लोगों को चुभता है कि कहीं इरफान को रटी रटाई बातें बता के वायरल तो नहीं किया जा रहा है। तो जो लोग आपकी वीडियोस देखते हैं और कहते हैं कि संयोग से वायरल हो गए, ये रटी रटाई बातें करते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मेरे से ना आप पूरे दिन बात कीजिए, पूरे दिन तो कोई बात रटी रटाई नहीं हो सकती। और रचनाएं, कविताएं, साहित्य, कुछ बातें रटी रटाई होती हैं। आपने मुझसे जिस तरीके से बात कर रहे हैं, मैं एक नॉर्मली बात कर रहा हूँ, तो इसमें बहुत बड़ा कोई चमत्कार भी नहीं है। मैं एक इंसान हूँ और सभी, किसी भी एक जिंदा दिल व्यक्ति को अपनी बात रखने के लिए किसी और का सहारा तो नहीं लेना चाहिए। अपनी पीड़ा, अगर मुझे बुखार है तो मुझे डॉक्टर पूछेगा ना कि बुखार आपको कब से है, तो मुझे बता 3 दिन से। आपके पेट में दर्द कब से? 3 दिन से, या आज ही से, या अभी से। तो ये बातें तो रटने रटाने की नहीं है। अगर हम कहते हैं कि व्यवस्था में कमी है और उसे सुधार करना चाहिए, तो ये कोई नई और चमत्कारी बात तो है नहीं। तो जो चीज़ें होती हैं, कहावत है कि भूखे भजन नहीं होता है। जब आपके घर में, चूंकि आप दिहाड़ी करते हैं और उसी से आपके परिवार की जीविका चलती है, और जब आप आंदोलनों में जाते हैं तो उस दिन की पूरी दिहाड़ी आपकी मर जाती है। तो फिर जो आर्थिक तंगी आती थी, जब आप वायरल नहीं थे और आर्थिक तंगी आती थी, आपको लगता नहीं था कि अगर मैं आंदोलन में जाऊंगा मेरा दिन का 300-400 नुकसान होगा, मैं जाके दिहाड़ी करूं, काम करूं? ये बात है। मेरी उम्र 35 साल है और मैं सलम से आता हूँ। तो मैंने तो ये बहुत पहले ही समझ लिया था कि मुझे अपनी जिज्ञासा, अपनी सोच, अपनी समझ और लोगों की पीड़ा को लेके अगर चलना है, तो मैं अकेला चलूँगा बेहतर है, क्योंकि मेरे में पढ़ा लिखा नहीं, मेरे पास कोई स्थायी काम नहीं, एक मेहनतकश आदमी हूँ और तमाम भारतीयों की, मतलब और मेहनतकश लोगों की तरह। तो मैं ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो कमाने धमाने से ही सब कुछ होना है, और मैं कमाता हूँ, रेडी वेडी लगाता हूँ। ये चीज़ें सोशल मीडिया पे भी है और मैं सब वहीं से आता हूँ, तो मैं यही करता हूँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपका कहने का सवाल है तो घर कैसे चलता होगा, तो मेरे घर में मेरे भाई हैं, मेरे पापा हैं, माता पिता हैं, उनका बड़ा मुझ पर प्यार है, और मेरे घर में बर्फ़ का काम है, और मैं रेडी भी लगाता हूँ, हाल फिलहाल में नहीं लगा रहा। तो मैं चीज़ें मैनेज कर लेता हूँ। मैंने शादी भी नहीं कर रखी कि पर्सनली मेरा कोई अपना, मैं परिवार के साथ रहता हूँ, तो पर्सनली ऐसा कोई मुझ पर शारीरिक या मानसिक तो दबाव है नहीं कि नहीं भाई आप बीवी बच्चे छोड़ के कहाँ आंदोलन में जा रहे, तो परिवार बच्चे कौन देखेगा। तो वो चीज़ें जो सब पे लागू होती है, शायद वो मुझ पर नहीं लागू होती है। बहुत सारे इस देश में आंदोलन हुए और आंदोलन कुचले भी गए। आंदोलन सुनने के बाद लोगों के दिमाग में तरह तरह की चीज़ें जाती हैं कि बहुत सारे लोग अभी जेल की कैद में हैं। जब आप आंदोलन में, ऐसा क्या है किसी आंदोलन में, किसी धरने में, किसी प्रदर्शन में, जो इरफान को बहुत प्रभावित करती है कि मतलब मुझे जाना ही जाना? एक वजह क्या है कि आपको आंदोलन अपनी ओर खींचता है? आप जितने भी आंदोलन में आप दिख जाते हैं, क्या वजह है? ये बात तो आपने ठीक करी। मैं सभी आंदोलनों में नहीं जाता, मैं उन आंदोलनों में जाता हूँ जिसकी गवाही मेरी आत्मा दें और लोग बेहतर समझ पाएँ। अभी मैं एनआरसी आंदोलन में था, मैं अन्ना आंदोलन में भी था, मैं एनआरसी आंदोलन में भी था, और अन्ना आंदोलन में आप थे? अन्ना आंदोलन में मैं था। उसी आंदोलन की बदौलत बीजेपी की सरकार बन गई, और वही बीजेपी के लोग आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा, मतलब एक गलत मैसेज फैला रहे हैं कि आप पैसे लेते हैं। तो आप उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? बीजेपी के जो लोग कह रहे हैं कि इरफान सिर्फ पैसों के लिए आंदोलन में जाते हैं, वो कांग्रेसी एजेंट हैं, कांग्रेस के लिए काम करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, कहते हैं ना कि मैं अपने लिए, मैं अगर आप सरकार की किसी गलत नीति या उनके द्वारा किए गए
किसी शब्द को लेकर अपनी असहमति जताता हूँ तो ये एक साफ सुथरे लोकतंत्र की पहचान है। अगर वो मुझे कहते हैं कि मैं कांग्रेस का एजेंट हूँ और मैं पैसे लेके आता हूँ तो ये उनकी अपनी समझ है और यह उनकी अपनी असहमति है और लोकतंत्र में इसकी जगह होनी चाहिए। इस सरकार में लोकतंत्र जो बार बार आप कह रहे हैं, इस सरकार के लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने के लिए सरकार कितनी गंभीर है? सरकार गंभीर नहीं है। क्यों लगता है आपको? अगर पेपर लीक हुआ, छात्रों ने कॉल दी कि हम अपनी बात रखेंगे, सरकार चाहे तो सरल तरीके से अपने स्तर पे, किसी भी स्तर पे, शासन प्रशासन के स्तर पे प्रदर्शनकारियों से बात कर सकती है, चर्चा कर सकती है, अपनी असहमति को दूर कर सकती है। लेकिन सीधे आके ये कह देना कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है या डब्ल्यू गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, तो ये हिंसात्मक बात है। ये समाज में विभाजन पैदा करती हैं। आपके करोड़ों चाहने वाले हैं, उसका परिणाम आपने देखा भी। कई लोगों ने ऐसी वीडियो आई जो छात्रों को पीटते हुए वीडियो बनाई गाड़ी में बैठ कर और कहा कि प्रदर्शन में मत जाना, प्रदर्शन में मत जाना, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले ही है। तो ये उन शब्दों का परिणाम होता है। तो जब लोकतंत्र में संवाद की जगह अहंकार और हिंसात्मक शब्द जन्म लेने लगे तो समझ लीजिए कि कुछ तो कमज़ोर हो रहा है, तो उसे मजबूत करने की ताकत, मतलब उसे मजबूत करने की ज़रूरत है। ज़रूरतें समझते हैं, ज़रूरतों पे बात आती, ज़िंदगी की बात हो रही थी। इरफान के लिए ज़िंदगी का क्या मतलब है? ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए और ज़िंदगी क्या है? इरफान के लिए अपनी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ इस देश की मेहनत का शाबादी जो खेत खलियानों में है, बाग बगीचे बागवानों में है, फैक्ट्री कारखानों में है, जो ये आपके जोमेटो, स्विगी और फ्लिपकार्ट के हमारे ये जो ऑनलाइन वर्कर बाइक लेके गली गली आपको सेवा दे रहे हैं, ओला उबर ड्राइवर हैं, हर मेहनत का वह आदमी जो ज़िंदगी में उम्मीद और सपने रखता है, कहीं ना कहीं छोटी ही, अपने बच्चों के लिए बेहतर सपने देखता है, अच्छे थोड़े कपड़े पहनने की चाहत रखता है, अपनी ज़िंदगी को सरल करना चाहता है। आपके सपने क्या हैं? मेरे छोड़िए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं उसी आबादी का हिस्सा आता हूँ, उसी में से आता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि उन सबको एक स्वाभिमानी और बेहतर जीवन देने की पूरी कोशिश की जाए, जहाँ उन्हें महसूस हो कि सब कुछ ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सही लेकिन अच्छा होना चाहिए जीवन में। किसी चीज़ से वंचित ना रह जाएं, अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ से अछूत ना रह जाएं, उम्मीद और सपने ना मरे। उम्मीद और सपने मरते तो बंदा मर जाता है। मेरे अपनी इच्छा क्या हो सकती है? मैं भी उस आबादी से आता हूँ और मेरी हमेशा ये मांगे रही हैं कि जब मुझसे राहुल जी ने भी पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो मैंने यही ना कहा कि भाई इस देश की बड़ी आबादी आपसे उम्मीद रखती है। और अच्छा, एक बात बताइए, बार बार ये क्यों कहा जाता है कि पैसे लेके आया, पैसे लेके आया? पता है, ये जो लोग कहते हैं ना, वो अपनी सोच की रैलियों में लोगों को पैसे देके बुलाते हैं, जो जैसा करते हैं। लेकिन एक बड़ी कमाल की चीज़ है, जब आप बोलते बोलते ठहर जाते हैं तो सुनने वाला भी ठहर जाता है। जो आपकी रीलें जब वायरल हुई और जब आप बताते हैं कि एक स्लम से आते हैं और फिर आप बात करते हैं गरीब गुरबे की, सबके हक की, लोकतंत्र की, मौलिक अधिकार की, तो लगता है कि हाँ कोई शख्स बोल रहा है। लेकिन एक चीज़ और भी है, बहुत सारे लोग इस देश में ऐसे रहे जिन्होंने गरीबी को बेच के आज उस मुकाम पे पहुंचे। देश के प्रधानमंत्री भी हैं, वो भी कहते थे एक वक्त में कि हम चाय बेचते थे, गरीब परिवार का हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरे लिए ज़िंदगी का मतलब नहीं है, और आज वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो क्या लगता है कि ऐसे लोग जब एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो पीछे जो भीड़ होती है उसको भूल जाते हैं? ये बात आपकी सही है कि उन्होंने कहा कि मैंने चाय बेची और मैं गरीब परिवार से आता हूँ, और मैंने इस बारे में कई बार कहा है। अगर वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुँचे हैं तो ये कोई बुरी बात तो है नहीं, और वो देश के मुखिया भी हैं। लेकिन आप अगर गरीब परिवार से आए हैं तो आपको पता है कि गरीबी की जो पीड़ा है वो नरक से कम नहीं है। तो आप भाई क्या कर रहे हैं उन गरीबों के लिए? मैं तो आपको बार बार बता रहा हूँ कि जीवन की सच्चाई से रूबरू करा रहा हूँ कि उसको तो उसकी मेहनत का पैसा नहीं मिलने। आप तो प्रधानमंत्री हैं, आपके एक बार कहने से नोट बंद हो जाता है, आपको एक बार कहने से पूरे देश में कोरोना में लॉकडाउन हो जाता है, सारी चीज़ें बंद हो जाती है। तो आप एक बार कह दीजिए कि पूरे देश में किसी भी श्रमिक को उसकी मेहनत का अगर कम पैसा, मतलब उसकी जो मेहनत है, अगर उसकी मेहनत के 500 है, 600 हैं, तो कोई 400 300 नहीं देगा।
कह दीजिए एक बार आप। सुनते हैं गरीबों की, जो मुखिया इस देश के, वो गरीबों की सुनते हैं, गरीबों की पीड़ा को समझते हैं। वो उन्होंने कहा कि मैं गरीबों की सुनता हूँ, उन्होंने कहा मेरी मन की सुनिए, मैं अपनी मन की बात करता हूँ। उन्होंने कहा मन की बात नहीं करते। लेकिन जिस दौर में आप बोल रहे हैं, उस दौर में एक वो है कि अब्दुल जो है उसको बोलने से डर लगता है, क्योंकि उसके नाम के पीछे अब्दुल है, और अगर वो सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसको पाकिस्तानी एजेंट, पता नहीं क्या क्या बता दिया जाएगा। तो जब मोहम्मद इरफान इस तरह बोलते हैं और वायरल है, कहीं से डर लगता है इस सरकार में कि लोग आईटी सेल पीछे पड़ जाएगा, बजरंग दल के लोग घूम रहे हैं, सरकार एफआईआर करा देगी, जेल भेज देगी, इस तरह का भी डर लगा? देखिए, डर स्वाभाविक होता है जीवन में। शारीरिक पीड़ा जब शरीर पे बीतती है ना, तो आंखों पे आंसू भी आते हैं और चेहरा मायूस भी हो जाता है और हाव भाव बदल भी जाते हैं। लेकिन मैं डरूं क्यों? मुझे जब हम संविधान की प्रस्तावना जब पढ़ते हैं, वहाँ सभी को सामान्य और इक्वालिटी वाले जीवन की पैरवी की बात है, समानता की बात है, यूनिटी की बात है, एकता की बात है, अखंडता की बात है, गरिमा की बात है, विचारों की बात है, अभिव्यक्ति की बात है, सभी तो कही गई है। तो फिर डर, अगर डर है मतलब हमें ऐसा लगता, आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं संविधान के विपरीत चल रहा है देश। मुझे मालूम है 19,000 से ज़्यादा लोगों पे यूएपीए लगाया, बड़े स्तर पे लोगों पे एनएसए लगाया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम ये उम्मीद करते हैं कि अभी भी देश में कुछ स्पेस है अपनी असहमति रखने का। इसमें क्या बुराई हो सकती है? लेकिन जब आप और बात रही कि अब्दुल हूँ, मोहम्मद इरफान हूँ, तो कोई मुसलमान होना क्या गुनाह कर दिया मैंने? मेरे आदमी कहाँ पैदा होगा उसके हाथ में नहीं आता होता है ये चीज़ें। लेकिन इस दौर में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं जो पहचान छुपाते हैं इस डर से कि उनको टारगेट किया जाएगा। वो सरकार के खिलाफ नहीं बोलते हैं क्योंकि उनका, अगर वो बोलेंगे तो उनका परिवार उसकी यातना झेलेगा। इस तरह की चीज़ें आप मानते हो रहा देश में? मैं जहाँ से आता हूँ ना, मैं शलम से आता हूँ। हमारे यहाँ का जीवन आपकी सोच से अलग है दादा। उस जीवन पे बात करते, थोड़ा सा बताइए कि दिन की शुरुआत कैसे होती है? दिन की शुरुआत, सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं और दिन भर लोगों की जीवन से जुड़ी परेशानी। नहीं, आपके कमरे में कितने घर जो है कितने कमरे का है? मतलब आप सोते हैं? अरे मैंने दिखाया नहीं है, वो कमरा है, मतलब उसमें कितने कमरे होंगे? वो मैं और मेरे पापा सोते हैं वहाँ। फिर आप सो के उठते हैं, चाय पीते हैं और काम पे निकल जाते हैं। तो जब ये संविधान की बात कर रहे हैं कि संविधान में ये लिखा है, मौलिक अधिकार ये हैं, इतने लोगों पे यूपीए लगा है, सरकार ये कर रही है, ये जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? चूँकि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपका उस समाज में उठना बैठना नहीं है, तो ये जानकारी कहाँ से मिलती है? ये जानकारियाँ सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती हैं, कुछ चीज़ें यूट्यूब और गूगल से कर लेते हैं, और यही सब चीज़ों को, यही इन्हीं चीज़ों से और किस चीज़ों से इंसान को जानकारी मिलेगी, यही चीज़ें हैं। 2 फेवरेट नेता बताइए अपने। दो दो पसंदीदा नेता जो हैं इस देश में, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, दो नेताओं का नाम बताइए। पहले तो एक था, अब दो हो गए। बताइए। उसकी वजह भी पूछ लीजिएगा। राहुल गांधी और जोसेफ थलापति। विजय था, तो दोनों की वजह भी बता दीजिए आप। हाँ, ये बात हकीकत है। राहुल गांधी की वजह यह है कि राहुल गांधी ने बहुत कुछ सहा है, उतना हम और आप नहीं सह सकते। जिस तरीके से आपको पता है, छल कपट, सारी प्रोपेगेंडा मशीनरी, धन बल लगा दिया उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए। वो बस इस वजह से कि वो प्रियंका या राजीव सोनिया के बेटे हैं, प्रियंका के भाई हैं, इंदिरा गांधी के पोते हैं, और नेहरू परिवार से उनके ताल्लुकात है। इस वजह से उनके पर जो जिस तरीके की एक मानसिक पीड़ा उन्हें देने की कोशिश करी, उतना आप और हम झेल लेते। उसने, उस बंदे ने विष पिया गले में, और उसकी जो सोच है, साफ देखता है कि वो रात को एम्स गया तो मुझ जैसे लोगों को उम्मीद जागी, देश की बड़ी आबादी को कुछ तो समझने की कोशिश कर, अलग अलग श्रमिक वर्गों से मिलना, बात करना, उनकी पीड़ा को समझना। तो ये चीज़ें होती हैं, तो हम जैसे लोगों को उम्मीद जागती है कि शायद कोई नेता है इस देश पे इतने बड़े स्तर का, जो हम जैसे लोगों के जीवन को समझने की कोशिश कर रहा है। फिर उम्मीद जागती है। जब मिला तो मैंने कहा कि जब आप आएंगे तो आपसे उम्मीद है कि आप बेहतर करेंगे इस देश के मेहनत कश आबादी के लिए, जो अपने अधिकारों से और मेहनत से वंचित है। विजय थलापति की बात इसलिए, तमिल तो मैं जानता नहीं, लेकिन उनके काम जिस तरीके से वो आए और उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो काम किए, महिला सुरक्षा स्वाभिमान के लिए जो काम किए, वो आपको मालूम है
कि किस तरीके से। फिर उन्होंने स्कूल में मिड डे मील में, मतलब स्कूल के भोजन में बच्चों को दिए जाने वाला जो खाना, मतलब भोजन है, उसमें जो उन्होंने कितने बड़े फेरबदल किया और कितने बेहतर तरीके से चीज़ आए कि पूरा देश हैरान हो गया कि स्कूल के गरीब बच्चों को भी ये भी मिल सकता है। फिर उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं। फिर नवजात शिशु जो पैदा होने वाले शिशु हैं उनको लेके भी बहुत सारे फैसले लिए हैं। लेकिन राहुल गांधी जी को एक लोग कहते हैं राहुल गांधी को लेके कि वो तो हमेशा से जेड सिक्योरिटी में रहे, अच्छे परिवार में हैं, उन्होंने दुनिया देखी ही नहीं, और उनको बदनाम करने के लिए बीजेपी आईटी सेल और तमाम तरह के मीडिया चैनल्स सब कुछ झोंक दिया। क्या ये लोग राहुल गांधी को पप्पू साबित कर पाए? नहीं, राहुल गांधी करोड़ों मेहनतकश लोगों के दिल में धड़कते हैं। मेरे यहाँ गए थे तो कोई मीटिंग नहीं थी, कुछ किसी को पता नहीं था, फिर भी कुछ ही सेकंड में लोगों को पता चला राहुल गांधी आए हैं। पूरी गाड़ी के पास के लोग खड़े होकर राहुल राहुल चिल्ला रहे थे, देख लीजिए। ये तो हो गई कि पसंद करने वाले दो नेता हैं आपके। दो नेता उनको बताइए जिनकी आइडियोलॉजी आपसे मैच नहीं करती, मतलब आप उनको पसंद नहीं करते कहीं ना कहीं। हम सबको पसंद करते हैं, विचारों का मतभेद है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि व्यक्ति से हम किसी व्यक्ति से असहमति रखते हैं? हम व्यक्ति से नहीं, विचारों से असहमति रखते हैं। किस तरह के विचार है आपको, मतलब आप असहमत रखते हैं किस तरह के विचारों से? ऐसे विचारों से जो इंसान को इंसान से घृणा करने की बात कहे, जो कहे कि ये सोच और ये सोच और ये पूजा पद्धति हमारे देश की नहीं है। हम स्वामी विवेकानंद की सोच को मानते हैं, जो कहता है कि हमने सारी दुनिया के सताए हुए लोगों को शरण दी, मैं उस धरती से आया हूँ। वो सोच की सराहना करते हैं, जो कहते हैं कि गरीब निर्धन और दीन दुखी में मैंने ईश्वर को ढूंढने की कोशिश की है, उसमें हमें ढूंढना चाहिए। उस सोच की सराहना करते हैं। एक चीज़ आखिरी सवाल ये रहेगा कि बहुत सारे लोग वायरल होते हैं आपकी तरह। मोहम्मद दीपक वायरल हुए, अभी आप वायरल हैं, और एक दौर के बाद लोग उनको भूल जाते हैं, लोग अपनी दुनिया में खो जाते हैं। तो जब आप लोग के पीछे पूरी लाइमलाइट होती है, हर आदमी आपको ढूंढ रहा होता है टीआरपी के लिए, इंटरव्यू के लिए, बिकने के लिए, दिखने के लिए, तो आप क्या सोचते हो? अभी आपको क्या लग रहा है, किस तरह की फीलिंग्स आ रही है? मतलब एक आदमी जिसको कोई पूछ नहीं रहा था कल तक, अचानक से उसकी डिमांड बढ़ गई। तो अभी भी वही सोच है मेरी। जो 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 कल तक जिसे नहीं पूछा जा रहा था ना, वो इरफान अब भी आपके सामने बैठा है। फ़र्क ये है कि एक आदमी सबसे नहीं मिल सकता। एक आदमी कितनों से मिल सकता है? वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग अभी नहीं नहीं, अरे वो कैसे आएगी भाई? हम सड़कों से निकले हुए हैं, हम किसी दरबार या ऑफिशियल या हम नए जमाने के वो बच्चे नहीं हैं जो इंस्टाग्राम पे वायरल होके अलग से अपना एक वो चीज़ें नहीं है हमारे अंदर। मैं कल भी सलम में रहता था, अपने लोगों में रहता था, बिना भीड़ भाड़ के, बिना सेल्फी वाली फीलिंग के साथ मैं अपने लोगों में घूमता हूँ, बातचीत करता हूँ, अपने नॉर्मल रहता हूँ। फ़र्क ये है कि कल तक पहले अगर आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को कौन क्या कहेगा? पागल ही कहेगा। पहले मेरी बस्ती के लोग भी मेरे लिए ये नजरिए रखते थे कि बकवासबाजी खा के पागलपंती में उलझा। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि नए जनरेशन के इंस्टाग्राम वाली रील से आप ताल्लुकात नहीं रखते हैं, लेकिन इन्हीं नए जनरेशन के इंस्टाग्राम से आप इतने वायरल हो गए, और इन्हीं नई जनरेशन ने मोदी जी को इतना नहीं, वो नहीं समझे नहीं मेरी बात को। आजकल एक चीज़ होती नहीं है, मैं ऐसा नहीं में कि इंस्टाग्राम के कुछ बच्चे मतलब वायरल हुए और उनके रहन सहन, अभाव में, सोच में बदलाव नजर आता है ना। बिल्कुल आता है। आपको ऐसी चीजें नजर आ रही हैं क्या? मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रही है। और इरफान, आप जिस तरह बात किया इन्होंने, आपने देखा होगा किस तसल्ली के साथ अपनी बातें रखी, किस तरह से इनकी जो सोच है कितनी दूरदर्शी है, समाज को लेकर कितनी व्यापक सोच है। और ये बता रहे हैं कि जिस तरह की मेरी दिनचर्या वायरल होने से पहले थी, आज भी वही है, आज भी उनके सोचने का तरीका पूरा वही है। और जिस तरह से समानता की बात करते हैं, जिस तरह से शिक्षा की बात करते हैं, जिस तरह से लोकतंत्र की बात करते हैं, जिस तरह संविधान की बात करते हैं, वो आपने देखा ही।